द सिनेमा सेज में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी को देखने जा रहे हैं वो मूवी बाप और बेटी के ऊपर बेस्ड है। पानी में केमिकल की मिलावट की वजह से नए क्रीचर्स का जन्म होता है जो बाहर आकर आतंक मचाने लगते हैं और हीरो की बेटी को उठा के लेकर चले जाते हैं। तो हीरो कैसे उन क्रीचर्स से लड़ता है और एट द एंड में वो अपनी बेटी को बचा पाता है या नहीं, आज हम देखेंगे इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में एक आर्मी बेस में बनी मुर्दा घर को दिखाया जाता है, जहां एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट को एक केमिकल की पूरी 200 बॉटल्स को पास के नदी में खाली करने का ऑर्डर देता है। जिस पर वो असिस्टेंट कहता है कि अगर ये केमिकल्स हमने रिवर में डाले तो ये समुद्री जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है और उन पर इसका कुछ भी असर हो सकता है। लेकिन साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट की कोई बात नहीं सुनता और केमिकल की 200 बॉटल्स को खाली करने का ऑर्डर दे देता है और ये असिस्टेंट केमिकल की 200 बॉटल्स को रिवर में डाल देता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि 2 मछुआरे रिवर में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें रिवर में एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई पड़ता है और वो देखते हैं कि उस क्रिएचर के बहुत सारे पैर थे। मछुआरे उसे देख के सोच में पड़ गए कि ये किस तरह की मछली है और फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि हो सकता है किसी वजह से इन मछलियों के शरीर में बदलाव आया है। वो छोटा सा क्रिएचर काफी तेज होता है जिसकी वजह से वो दोनों उसे पकड़ नहीं पाते और वो उनके हाथों से निकलकर दोबारा पानी में चला जाता है। इसके बाद 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक दुकानदार को देखते हैं जिसका नाम गैंगडू है। गैंगडू थोड़ा भुला भाला टाइप का था। वो थोड़ा केयरलेस और कम अक्ल होने की वजह से छोटी छोटी मिस्टेक्स करता रहता था। गैंगडू की बीवी उसके साथ नहीं थी, पर उसकी एक बेटी थी जिसका नाम पार्क ह्यंसो है। गैंगडू अपनी बेटी ह्यंसो से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ह्यंसो अपने पापा से एक नए मोबाइल फोन की डिमांड करती है, इसलिए गैंगडू अपनी बेटी का मोबाइल लेने के लिए थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट कर रहा था। ह्यंसो के दादाजी उनके साथ रहते हैं जो ह्यंसो का बहुत ख्याल रखते थे। गैंगडू की एक सिस्टर थी जिसका नाम पाक नामजू था, जो कि क्रॉसबो की एक्सपर्ट थी। गैंगडू अपनी बेटी के साथ नामजू को टीवी पर लाइव देख रहा था, जो कि अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रही थी। तभी वहां पर गैंगडू के पिता वहां आ जाते हैं और वो गैंगडू को कस्टमर के पास बियर पहुंचाने के लिए बोलते हैं और गैंगडू कस्टमर को बियर पहुंचाने के लिए चला जाता है। तभी गैंगडू देखता है कि ब्रिज के निचले हिस्से से मछली जैसी दिखने वाली कोई जानवर पानी में उतर रही होती है, जो थोड़ी देर में तैरते हुए बहुत ही नजदीक आ गई थी। ये देख गैंगडू समेत वहां पर जितने भी लोग थे सभी उस जानवर को बियर फेंक के मारने लगते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें बहुत ही मजा आ रहा था। इससे वो जानवर वहां से चला जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद गैंगडू देखता है कि वो जानवर तो पानी से बाहर आ गया है और उसे देख गैंगडू और वहां खड़े सभी लोगों को ये एहसास होता है कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक रिवर मॉन्स्टर है जो लोगों पर अटैक करके उन्हें मारकर खा रहा है। गैंगडू उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। वो मॉन्स्टर और एक आदमी को खाने जाता है, लेकिन गैंगडो एक भारी साइन बोर्ड उठाता है और उस मॉन्स्टर की पूंछ में दे मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर की पूंछ से खून निकलने लगता है और वो खून गैंगडो के फेस पर पड़ता है। पूंछ पर वार होते ही वो मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाते हुए गैंगडो की तरफ देखता है, तो गैंगडो देखता है कि ये मॉन्स्टर एक आदमी को निगल रहा होता है, जिससे देख गैंगडो की हालत और भी खराब हो जाती है और वहां से वो फिर भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ह्यूनसेओ और उसके ग्रैंडफादर अभी भी नामजू की गेम देख रहे थे, जो कि सेमीफाइनल में हार जाती है, जिससे ह्यूनसेओ अपसेट हो जाती है और वो घर से बाहर आ जाती है। तभी गैंगडो वहां पर आकर ह्यूनसेओ का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर गैंगडो के पीछे ही था। भागते भागते ह्यूनसेओ नीचे गिर जाती है, लेकिन गैंगडो ह्यूनसेओ का हाथ पकड़ लेता है और वो लोग फिर से भागने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद गैंगडो देखता है कि उसने तो किसी और बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है। तभी वो मॉन्स्टर ह्यूनसेओ के पास आता है और उसे अपने पूंछ में लपेट के रिवर में वापस चला जाता है। ये देखकर गैंगडो वहां खड़ा ही रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, बस वो देखता ही रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी उस मॉन्स्टर को करीब से देखा था उन सबको एक हॉल में बंद कर दिया जाता है और मिलिट्री और पुलिस पूरे एरिया को सील कर देती है। फिर हम देखते हैं कि हॉल में उन सब लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं जिन्हें उस मॉन्स्टर ने मार डाला। उन्हीं पिक्चर्स में एक पिक्चर ह्योनसेओ की भी थी, जिसे देखकर गैंगडू और दादाजी दोनों काफी दुखी हो जाते हैं
और वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। वहीं पर गैंगडो की सिस्टर नामजियो और भाई पाक नामिल भी आ जाते हैं और इल उसे बहुत मारता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर गैंगडो गलती से उस बच्ची का हाथ न पकड़ता तो ह्योनसेओ आज जिंदा होती। तभी उस हॉल में एक येलो कॉस्ट्यूम पहना आदमी आता है जो उन लोगों से बोलता है कि अगर कोई भी उस मॉन्स्टर के करीब आया है या फिर उस मॉन्स्टर से टच हुआ है तो वो अपना हाथ ऊपर उठाए। तब गैंगडो जल्दी से अपना हाथ उठाता है और ये भी बताता है कि उस मॉन्स्टर का ब्लड मेरे फेस पर लग गया था। ये सुनते ही वो आदमी अपने लोगों को कहकर गैंगडो को पकड़वा लेता है और कहता है कि जरूर इसमें भी वो वायरस होगा जो उस मॉन्स्टर में है। फिर हम देखते हैं कि गैंगडो की पूरी फैमिली और वो लोग जिन्होंने भी उस मॉन्स्टर को देखा था, वो सब के सब लोग डॉक्टर्स के अंडर भेज दिए जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि रात को गैंगडो के पास किसी का कॉल आता है। गैंगडो कॉल रिसीव करने पर पाता है कि वो कॉल उसकी बेटी ह्योनसेओ की होती है। ह्योनसेओ अपने फादर गैंगडो को बोलती है कि पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए। गैंगडो ह्योनसेओ से पूछता है कि अभी तुम कहाँ हो, जिस पर ह्योनसेओ कहती है कि मैं एक ब्रिज के नाले में हूँ जहाँ पर मेरे अलावा और भी लोग हैं। ये सुनकर गैंगडो और उसकी फैमिली खुश हो जाती है क्योंकि ह्योनसेओ जिंदा थी। और अगले दिन वो लोग इस बारे में पुलिस को बताते हैं, जिस पर पुलिस वाला कहता है कि गैंगडो की बॉडी में वो वायरस तेजी से फैलता जा रहा है, इसीलिए ये पागल होते जा रहा है और ऐसी बातें कर रहा है। ये कह के वो ऑफिसर उनकी बात से इनकार कर देता है और उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन गैंगडो के पिता का एक दोस्त पुलिस ऑफिसर होता है, जिसकी मदद लेकर वो लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग अपने साथ वेपन्स और कुछ जरूरी सामान भी ले लेते हैं। फिर ये लोग चेकिंग एरिया से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चेकिंग एरिया में एक ऑफिसर इन्हें आगे जाने नहीं देता, क्योंकि ब्लॉक एरिया में जाने के लिए उन्हें आईडी कार्ड्स की जरूरत थी और उन लोगों के पास उस वक्त आईडी कार्ड्स नहीं थे। लेकिन फिर गैंगडो के फादर उससे वो पैसे ले लेते हैं जो उसने ह्योनसेओ का मोबाइल लेने के लिए कलेक्ट किए थे। गैंगडो का पिता वो पैसे उस ऑफिसर को दे देता है और कहता है कि इस बार तो हम आईडी कार्ड्स भूल आए हैं, तो आप इससे काम चला लीजिए। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिसने ह्योनसेओ को यहाँ पर लाया था वो उस कैनल में वापस आ रहा होता है। तो ये देख ह्योनसेओ वहाँ पर बने एक छोटे से पाइप में छुप जाती है और ह्योनसेओ ने उन्हीं लोगों में से एक का मोबाइल लिया था और गैंगडो को फोन किया था कि वो जिंदा है। इसके बाद हम शाम में उसी ब्रिज के नीचे दो भाइयों को देखते हैं। उनमें छोटे भाई का नाम सेजू था। ये दोनों भाई खाने का सामान चुराने के लिए गैंगडो की शॉप पर आए थे और वो लोग जितना हो सके खाने का उतना सामान चुरा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। उनका कोई घर भी नहीं होता, इसीलिए वो लोग हमेशा खाना चुरा कर ही खाया करते थे। लेकिन जब वो लोग खाना चुरा कर वहाँ से जा रहे होते हैं तब वो मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उनमें से बड़े भाई को मार देता है और छोटे भाई यानी सेजू को अपने साथ ले जाता है। वो मॉन्स्टर सेजू को भी उसी ब्रिज के नाले में लेकर आता है। जब ये मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है तब ह्योनसेओ वहाँ पर आकर देखती है कि ये लड़का तो जिंदा है। ह्योनसेओ उससे उसका नाम पूछती है तो वो कहता है कि मेरा नाम सेजू है। फिर हम देखते हैं कि गैंगडो और उसके फैमिली के बाकी लोग अपनी शॉप पर आ जाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं और वो काफ़ी अपसेट भी थे। लेकिन अगले सुबह जब गैंगडो की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर तो उनके शॉप के बाहर ही खड़ा है। ये देखकर गैंगडो के पिता उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगते हैं और वो मॉन्स्टर उनकी शॉप पर अटैक करके उस शॉप को पलट देता है। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं। उन गोलियों से बचने के लिए वो मॉन्स्टर जल्दी से वहां से भाग जाता है। ये लोग उस मॉन्स्टर पर इतनी गोलियां चलाते हैं कि उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि उनकी गन्स में गोलियां खत्म हो रही हैं। फिर वो मॉन्स्टर पानी में चला जाता है। तब गोलियों की आवाज़ सुनकर वहां पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस अब उन्हीं की तरफ आ रही थी। तो ये सब रिवर के दूसरी साइड पर चले जाते हैं जहां पर वो मॉन्स्टर आ रहा था। गैंगडो के पिता उससे उसकी गन लेते हैं जिसमें अभी एक गोली बाकी थी। गैंगडो अपने पिता को बताता है कि इसमें अभी एक गोली बाकी है। फिर गैंगडो के पिता अपने तीनों बच्चों को वहां से भागने को कहते हैं और तभी गैंगडो के पिता के पास वो मॉन्स्टर आ जाता है। तब गैंगडो के पिता उस मॉन्स्टर पर अपना निशाना बनाते हैं और ट्रिगर दबाते हैं, पर एक भी गोली नहीं चलती क्योंकि गन तो खाली थी और अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें और वो खाली बंदूक लेके खड़े रह जाते हैं। तभी गैंगडो को भी आग पड़ता है कि गन में तो गोलियां खत्म हो चुकी थीं। तभी वो मॉन्स्टर गैंगडो के फादर को हिट करता है और दोबारा से रिवर में चला जाता है। गैंगडो अपने फादर के पास आता है तो वो देखता है कि उसके फादर तो मर चुके हैं। अपने फादर को खोकर गैंगडो बहुत दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है। तभी पुलिस भी उन लोगों के पास आ चुकी थी। तब गैंगडो नामजू और इल को वहां से भागने के लिए कहता है और वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस गैंगडो को पकड़कर अपने साथ ले जाती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि ईल अपने फ्रेंड को कहता है कि ह्यून सेओ की कॉल को ट्रेस करो। वो कॉल ट्रैकर ईल की हेल्प करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉल ट्रैकर ने अपने फ्रेंड यानी ईल के साथ ट्रिक की है। असल में पुलिस ने गैंगडू की पूरी फैमिली को पकड़ने पर इनाम रखा था क्योंकि वो लोग उस मॉन्स्टर के टच में जो थे। अब क्योंकि गैंगडो तो पकड़ा गया था, लेकिन नामजो और इल को पकड़ने के लिए पुलिस ने अभी भी इनाम रखा था। इसीलिए इल को पकड़वाने के लिए उस कॉल ट्रैकर ने ये चाल चली और इनाम हासिल करने के लिए फिर वो कॉल ट्रैकर इल को लेकर ऑफिस में जाता है जहां पर पुलिस थी और हॉस्पिटल के बाकी वर्कर्स थे जो उसे पकड़ना चाहते थे। वो सब लोग वहां से बाहर आते हैं और इल को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। अब चूंकि इल को ही ह्यून सो की लोकेशन पता थी, इसीलिए वो वहां की इलेक्ट्रिसिटी खराब करके वहां से भाग जाता है। फिर वो नामजो को भी ह्यून सो की लोकेशन भेज देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर्स गैंगडो को पकड़कर उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और तो और उसे टॉर्चर भी किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर किसी तरह गैंगडो समझदारी दिखाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है और वो उन डॉक्टर्स के ट्रैप से बचने में कामयाब हो जाता है। ह्यून सेओ जो कि अपने फादर के आने का वेट कर रही थी कि उसके फादर उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे, और तभी नामजू अपना क्रॉसबो लेकर उस ब्रिज के नीचे आ जाती है। लेकिन वहां पर मॉन्स्टर नामजू पर अटैक कर देता है जिससे वो गिर जाती है और वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि हुन सेओ और सेजू दोनों मिलकर कपड़ों को आपस में बांधकर उसकी एक रस्सी बनाते हैं और उस कपड़े की रस्सी को ऊपर वाली लोहे की जाली पर फेंकते हैं। लेकिन कपड़े की वो रस्सी छोटी होती है और यहाँ से बचकर निकलने का मौका भी अब उनके हाथ से निकल चुका था। इसके बाद इल भी उस ब्रिज के नीचे आ जाता है जहाँ पर उसे एक होमलेस आदमी मिलता है। इल उस होमलेस आदमी की मदद लेकर एक पेट्रोल बम बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो लोग उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर था और गैंगडो को भी हुनसियो की लोकेशन पता चल चुका था, इसलिए वो उस नाले को ढूंढ लेता है जहाँ पर हुनसियो थी। पर तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि तब तक हुनसियो और वो छोटा बच्चा सेजू दोनों उस मॉन्स्टर के मुंह में थे। फिर हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आखिर डॉक्टर्स ने गैंगडो को इतना टॉर्चर क्यों किया। तभी वो मॉन्स्टर उन लोगों की भीड़ की तरफ आ जाता है जिससे वो सारे लोग वहां से बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं और वहीं पर गैंगडो, इल और नामजू भी आ जाते हैं। साइंटिस्ट ने उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए गैस बनाई थी और वो उस गैस को उस मॉन्स्टर पर डालते हैं जिससे ये मॉन्स्टर तड़पता हुआ जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसी दौरान गैंगडो अपनी बेटी ह्यून सेओ और उस छोटे बच्चे सेजू को मॉन्स्टर के मुंह से निकाल लेता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ह्यून सेओ मर चुकी थी, लेकिन वो छोटा बच्चा सेजू अभी भी जिंदा था। फिर वो मॉन्स्टर दोबारा से उठकर उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है। तभी वो होमलेस आदमी पेट्रोल की पूरी कैन उस मॉन्स्टर के मुंह में डालता है और नामजू अपनी कमान पर आग वाला तीर लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकती है जिससे उस मॉन्स्टर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। ये मॉन्स्टर अपनी जान बचाने के लिए पानी की तरफ भागता है, लेकिन तभी सामने से गैंगडू आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर के मुंह में एक रॉड घुसा देता है और उसे मार डालता है। अब गैंगडू ने उस मॉन्स्टर को तो मार दिया था, लेकिन इस बीच उसने अपने पिता और अपनी बेटी को खो दिया। अब क्योंकि सेजू भी होमलेस था और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए गैंगडो उसे अडॉप्ट कर लेता है और अपना बेटा बना लेता है। अब गैंगडू जो कि एक काफ़ी अच्छा और समझदार इंसान बन गया था और वो अपने दुकान को भी अच्छी तरह से चला रहा था और वो सेजू से भी उतना ही प्यार करता था जितना वो अपनी बेटी से करता था। और इस तरह इस कहानी का एंड होता है। इस मूवी का नाम द होस्ट है जो 2006 में आई थी। ये एक कोरियन मूवी है जिसे बोंग जून हो ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी का बजट 11 मिलियन डॉलर था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 89 से 97 मिलियन डॉलर्स के बीच था और ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।